नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ा है। ये है साइबर रेजिलियंस, यानी साइबर हमलों से उभरने की जो क्षमता होती है वो। और हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, एक काफ़ी गहरा लेख है और कुछ विशेषज्ञों की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि खतरे क्या हैं, बल्कि ये भी जानना है कि इनसे निपटने के लिए असल में क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। किसी हमले के बाद वापसी करने का असली मतलब क्या होता है और कंपनियां इसकी तैयारी करें तो कैसे करें। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसे सुलझाना अब कोई विकल्प नहीं बचा है, बल्कि जरूरत बन गया है। ये अब सिर्फ एक आईटी विभाग की समस्या नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसका असर कंपनी की आर्थिक स्थिति से लेकर उसकी साख तक पर पड़ता है। और इसे गंभीरता से लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक अनुमान है कि 2025-26 तक साइबर अपराध से दुनिया को जो नुकसान होगा वो $10.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। 10 ट्रिलियन डॉलर। ओह, यह आंकड़ा तो कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। ये दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज के दौर में ये खतरे दिखते कैसे हैं। जब हम साइबर हमला कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दायरा है। सबसे आम और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है रैंसमवेयर। इसमें हमलावर आपके सिस्टम में घुसकर आपका सारा जरूरी डेटा एन्क्रिप्ट कर देते हैं, मतलब एक ताला लगा देते हैं। और फिर उसे खोलने के लिए एक मोटी रकम मांगते हैं। जैसे 2017 का वो WannaCry हमला, जिसके बारे में हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, उसने तो दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। 150 देशों में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर, जी, अस्पतालों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक सब कुछ ठप पड़ गया था। हाँ, और वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। फिर आता है फिशिंग, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया ही होगा। हाँ बिल्कुल। धोखे से भेजे गए ईमेल या मैसेज जो लगते तो एकदम असली हैं, पर उनका मकसद आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराना होता है। सही। लेकिन अब ये फिशिंग भी पहले जैसा सीधा साधा नहीं रहा। एक स्रोत में न्यूरो फिशिंग नाम की एक बहुत ही डरावनी चीज का जिक्र था। ये क्या है? ये फिशिंग का अगला स्तर है, जहां तकनीक का इस्तेमाल भरोसा पैदा करने के लिए किया जाता है। सोचिए, आपको एक वॉइस मैसेज आता है जो आपके बॉस की आवाज में है। ओह, और वो आवाज एआई ने आपके बॉस की पिछली मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग से हूबहू बना ली है, और वो आपसे कहते हैं कि तुरंत एक पेमेंट अप्रूव कर दो। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में धोखा खा ही जाएंगे। बिल्कुल, यही है न्यूरोफिशिंग, जहां तकनीक सीधे आपके दिमाग के भरोसे के साथ खेलती है। ये सुनकर तो सच में डर लगता है। और खतरों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे कंपनियां क्लाउड पर जा रही हैं, वहां भी नए खतरे पैदा हो रहे हैं। और एक खतरा जो मुझे सबसे ज्यादा चिंताजनक लगा, वो है सप्लाई चेन के हमले। 2020 का SolarWinds हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? वो वाकई गेम चेंजर था। हमलावरों ने सीधे अमेरिकी सरकार की एजेंसियों पर या बड़ी कंपनियों पर हमला नहीं किया। उन्होंने उनके एक सॉफ्टवेयर वेंडर SolarWinds को अपना निशाना बनाया। अच्छा। जब उस कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा तो उस अपडेट के साथ मैलवेयर भी चला गया। मतलब ये कि आपने अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर रखे हैं, लेकिन खतरा आपके भरोसेमंद मेहमान के साथ ही अंदर आ गया। सही कहा। अब आप सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और उस जिम्मेदारी में सिर्फ बाहरी खतरे नहीं आते, सही है। इन सभी तकनीकी हमलों के बारे में सुनकर लगता है कि हमें बड़े बड़े हैकर ग्रुप से लड़ना है। लेकिन मैंने स्रोतों में एक हैरान करने वाली बात पढ़ी कि सबसे बड़ा खतरा तो अक्सर कंपनी के अंदर ही होता है। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, और इसमें एक और परत है। एक स्रोत के मुताबिक लगभग 83% साइबर सुरक्षा की घटनाएं किसी न किसी रूप में इंसानी गलती का नतीजा होती हैं। 83%? हाँ, किसी कर्मचारी का अनजाने में एक खतरनाक लिंक पर क्लिक कर देना, या एक कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल करना, या फिर कंपनी की पॉलिसी को नजरअंदाज कर देना। तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर इंसान उसे इस्तेमाल करने में चूक कर दे तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। तो इसका मतलब है कि हम सबसे बड़ी लड़ाई तकनीक से नहीं, बल्कि इंसानी आदत से लड़ रहे हैं। इसीलिए अब सुरक्षा संस्कृति या सिक्योरिटी कल्चर की इतनी बात हो रही है। लेकिन क्या ये सुरक्षा संस्कृति की बात सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है? एक छोटे स्टार्टअप के लिए, जहां लोगों को 10 अलग अलग काम करने होते हैं,
क्या ये सब कुछ लागू करना मुमकिन है? सुनने में थोड़ा किताबी लगता है ये सब। आपका सवाल बहुत वाजिब है। सुरक्षा संस्कृति का मतलब महंगे सॉफ्टवेयर या बड़ी टीमें नहीं है। इसका मतलब है एक सोच, एक आदत। ये इस बात को समझना है कि सुरक्षा सिर्फ आईटी टीम का काम नहीं है। ये सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, यहाँ तक कि सीईओ तक हर किसी की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ साल में एक बार होने वाली बोरिंग ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के काम का हिस्सा है। जब कोई कर्मचारी किसी अनजान ईमेल को रिपोर्ट करता है तो उसे डांटने के बजाय उसकी तारीफ होनी चाहिए। सही बात है। यही संस्कृति है। और ये छोटे स्टार्टअप के लिए तो और भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास एक बड़े हमले से उभरने के लिए उतने संसाधन नहीं होते। ठीक है, तो अगर कोई संगठन इस सुरक्षा संस्कृति को बनाना चाहता है तो वो शुरुआत कहाँ से करे? हवा में तो ये बनेगी नहीं। यहीं पर एक स्रोत CMMI यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क का जिक्र करता है। ये क्या है और ये कैसे मदद करता है? CMMI को आप एक तरह से एक रोड मैप समझ सकते हैं। इसे मूल रूप से अमेरिकी सरकार ने अपने बहुत संवेदनशील IT प्रोजेक्ट्स के लिए विकसित किया था, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स मजबूत और भरोसेमंद प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। अच्छा। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ साइबर सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये फिजिकल सुरक्षा, प्रोडक्ट सुरक्षा, प्रोसेस सुरक्षा, मतलब सुरक्षा के हर पहलू को देखता है। ये संगठनों को सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे करना है। तो ये CMMI काम कैसे करता है? क्या इसमें कोई लेवल या स्टेज होते हैं जिनसे कोई कंपनी गुजरती है? हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें 5 मैच्योरिटी लेवल यानी परिपक्वता के स्तर होते हैं। लेवल 1 पर कंपनी में कोई तय प्रोसेस नहीं होता। सब कुछ अंदाजे से या जब कोई समस्या आती है तब उसे सुलझाने के तरीके से चलता है, जिसे फायर फाइटिंग कहते हैं। बिल्कुल। लेवल 2 पर कुछ बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित रहती हैं। लेवल 3 पर जाकर संगठन अपनी प्रक्रियाओं को स्टैंडर्ड बनाता है, जो पूरे संगठन में लागू होती हैं। ज्यादातर कंपनियां इसी लेवल पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। ये एक अच्छा लक्ष्य लगता है। जी। लेवल 4 में संगठन अपनी प्रक्रियाओं को आंकड़ों और डेटा के आधार पर मापना शुरू करता है, ताकि वो देख सके कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और लेवल 5, जो सबसे ऊंचा स्तर है, वहां सुरक्षा और सुधार कंपनी की आदत बन जाती है। वो लगातार खुद को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजते रहते हैं। ये तो बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। तो ज्यादातर कंपनियां आज कहाँ खड़ी हैं? क्या लेवल 5 तक पहुंचना वाकई मुमकिन है? ज्यादातर कंपनियां लेवल 2 या 3 के बीच में होती हैं। उनके पास नियम तो होते हैं, पर वो पूरे संगठन में एक जैसे लागू नहीं होते। और हाँ, लेवल 5 तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये उन संगठनों के लिए है जहां सुरक्षा दरवाजे पर लगे ताले की तरह नहीं, बल्कि पूरे घर की लय की तरह है, जो हर काम में शामिल हैं। CMMI उन्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तो CMMI एक तरह से नींव को मजबूत करने का, संस्कृति बनाने का एक लंबा लेकिन टिकाऊ रास्ता है। लेकिन स्रोतों में एक और नजरिया भी था जो इस समस्या को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। वो कहता है कि आप कितनी भी अच्छी संस्कृति बना लें, हमला तो होगा ही, और जब हमला होता है तो सबसे जरूरी चीज होती है समय। बिल्कुल। दूसरा स्रोत इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर ले आता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि किसी साइबर हमले की घटना से पूरी तरह से उभरने में किसी कंपनी को औसतन 23 दिन लगते हैं। बड़ा नुकसान है। ग्राहकों का भरोसा टूटता है, कमाई का नुकसान होता है और कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाती है। और यहीं पर साइबर रेजिलियंस का असली मतलब सामने आता है। लक्ष्य सिर्फ वापसी करना नहीं है, लक्ष्य है इस 23 दिन की समय सीमा को किसी भी तरह कम से कम करना। अच्छा। लक्ष्य ये है कि जो रिकवरी दिनों में होती है उसे कुछ घंटों या ज्यादा से ज्यादा एक शिफ्ट में पूरा किया जा सके। जब आप रिकवरी का समय कम करते हैं तो हमले से प्रभावित डेटा की मात्रा भी नाटकीय रूप से कम हो जाती है। आप पेटाबाइट जितने विशाल डेटा को ठीक करने के बजाय एक बहुत छोटे और मैनेजेबल हिस्से को ठीक कर रहे होते हैं। अच्छा, तो रिकवरी का लक्ष्य सिर्फ डेटा वापस लाना नहीं बल्कि समय को हराना है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। पहले मैं हमेशा हमलों को रोकने के बारे में सोचती थी। तो इस समय को कैसे हराया जाए? एक स्रोत इसके लिए 5 कदमों का एक प्लान बताता है। पहला कदम है बुनियादी सुरक्षा या फाउंडेशनल सिक्योरिटी। हाँ, इसे आप अपने किले की बाहरी दीवारों की तरह समझ सकते हैं। इसमें SIM और SOAR जैसे सिस्टम आते हैं।
ये वो पहली रक्षा पंक्ति है जो ज्यादातर आम हमलावरों को बाहर ही रोक देती है। ओके, एक मिनट। SIM और SOAR, ये सुनने में काफी भारी शब्द लगते हैं। अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये क्या करते हैं? जरूर। सोचिए, SIM आपके महल का वो 24 घंटे वाला पहरेदार है जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता है, हर दरवाजे और खिड़की की निगरानी करता है, और कुछ भी अजीब होने पर, जैसे कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश करे, तो तुरंत अलार्म बजाता है। समझ गई। और SOAR उससे भी एक कदम आगे है। वो अलार्म बजने पर खुद ही उस हिस्से के लोहे के दरवाजे बंद कर देता है, सुरक्षा गार्डों को खतरे की जगह पर भेज देता है और खतरे को काबू करने के लिए पहले से तय कदम उठाता है। अच्छा, तो एक सिर्फ खतरे की सूचना देता है और दूसरा उस पर खुद ब खुद एक्शन भी लेता है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो ये हो गई हमारी दीवारें और स्वचालित गार्ड। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये सवाल अगर का नहीं, कब का है। कोई ना कोई हमलावर इन दीवारों को लांघ ही जाएगा। तो दूसरा कदम है पता लगाना, डिटेक्ट। हाँ, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुश्मन किले के अंदर आ गया है, आप लड़ाई शुरू ही नहीं कर सकते। और ये पता जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। हर गुजरता मिनट नुकसान को बढ़ाता है, किला अंदर से खोखला होता जाता है। और पता लगने के तुरंत बाद तीसरा कदम आता है, डेटा वापस पाना, रिकवर। क्योंकि दुश्मन का पता लगा लेना काफी नहीं है। अगर आप उसके किए गए नुकसान की भरपाई तेजी से नहीं कर सकते, तो भी आप उसी तेज दिन वाली स्थिति में फंसे रह जाएंगे। तो इस तेज रिकवरी का राज क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इम्यूटेबल स्नैपशॉट्स का होना। इम्यूटेबल स्नैपशॉट? हाँ, इम्यूटेबल का मतलब है जिसे बदला न जा सके। ये आपके डेटा की एक ऐसी साफ सुथरी कॉपी है जो हमले से ठीक पहले की है और जिसे किसी भी हालत में बदला या खराब नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहां तक कि रैंसमवेयर भी इसे छू नहीं सकता। ये एक तरह से आपके डेटा की टाइम मशीन है। टाइम मशीन? हाँ, जो आपको हमले से पहले के सुरक्षित समय में तुरंत वापस ले जाती है। ये रिकवरी का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह तो बहुत कारगर लगता है। तो हमारे पास दीवारें हैं, मतलब बुनियादी सुरक्षा। हमारे पास सेंसर्स है, यानी पता लगाना, और हमारे पास एक टाइम मशीन है, यानी रिकवरी। इन सबको एक साथ जोड़ने वाली गोंद क्या है? स्रोत में चौथे और पांचवें कदम का भी जिक्र था। इन सभी कदमों को एक साथ जोड़ने वाली गोंद है पांचवां कदम, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन? ये पूरी प्रक्रिया को, यानी खतरे का पता लगने से लेकर इम्यूटेबल स्नैपशॉट से डेटा रिकवर करने तक स्वचालित कर देता है। ऑटोमेशन? जी, ऑटोमेशन ना सिर्फ इस प्रक्रिया में असाधारण तेजी लाता है, बल्कि यह इंसानी भूल की गुंजाइश को भी लगभग खत्म कर देता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, वो साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। सही बात है। ये सुनिश्चित करता है कि संकट के समय जब लोग घबराए हुए होते हैं, तब भी सही कदम सही तरीके से उठाए जाएं, और वो भी मशीन की रफ्तार से। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूं, तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले तरीके हैं। एक तरफ CMMI जैसा एक व्यापक संगठनात्मक ढांचा है जो सुरक्षा को कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बनाता है ताकि हमले की नौबत ही कम आए। और दूसरी तरफ एक बहुत ही केंद्रित, समय पर आधारित रिकवरी रणनीति है जो ये मानकर चलती है कि हमला तो होगा ही और उसका एकमात्र लक्ष्य हमले के बाद होने वाले नुकसान और डाउन टाइम को कम से कम करना है। एक तरीका रोकथाम पर जोर देता है और दूसरा तेजी से उबरने पर। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबक ये है कि साइबर रेजिलियंस सिर्फ हमलों को रोकने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारे सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि हमला तो होकर रहेगा। बिल्कुल, असली क्षमता उस हमले को झेलने में है, उसके हिसाब से खुद को ढालने में है और फिर उससे बिजली की रफ्तार से उभरने में है। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है, सुरक्षा अब दरवाजे पर लगा ताला नहीं है, बल्कि पूरे घर की लय है। पूरे घर की लय है। जी, इसका मतलब है कि ये एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली सांस लेने जैसी प्रक्रिया है जो संगठन के हर कोने में, हर कर्मचारी की सोच में समाई हुई है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। स्रोतों में ये बताया गया है कि जहां हमलावर हमले करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि हमने न्यूरोफिशिंग में देखा, वहीं सुरक्षा टीमें भी खतरों का विश्लेषण करने और उनसे निपटने के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं। ये AI बनाम AI की एक दौड़ बन गई है। ये सब देखकर मुझे हैरानी होती है कि जब ये दौड़ और तेज होगी, तब डिजिटल भरोसे का भविष्य कैसा दिखेगा।
और इस भरोसे को बनाए रखने में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी बदल जाएगी जब हम किसी भी ईमेल, मैसेज या आवाज पर आंख मूंद कर यकीन नहीं कर पाएंगे।